फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, पोएटिक डिवाइसेस। बहुत ज़रूरी हो गए हैं आज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि अगर 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें और 12th स्टैंडर्ड तक ले जाएं तो हर बच्चे को पोम जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके पोएटिक डिवाइस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत मस्त क्वेश्चन भी बन गया है आज के टाइम पे हर स्टैंडर्ड के लिए। तो आइए पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए, आप बहुत बेनिफिट में हैं। आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएंगी जो आपको बहुत फ़ायदे में रखेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस में पहले पोएटिक डिवाइस होते क्या हैं, लेट मी टेल यू। पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है जब कोई भी पोएट किसी भी पोम में डेलिब्रेटली कुछ वर्ड्स का या कुछ ऐसे फ्रेजेस का, कुछ ऐसी साउंड्स का या फिर कुछ ऐसी शेप्स का यूज़ करता है जिससे वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है या जिससे वो अपनी पोम को एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब किसी भी साउंड या फिर किसी भी लेटर को किसी वर्ड की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। इसका मैं एक बहुत आसान एग्जांपल आपको बताती हूँ। हम सब बोलते थे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से, है ना, बार बार च च च रिपीट हो रहा है ना, इसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं। तो जब ये बार बार च रिपीट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द हर वर्ड में, तो इसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। और जैसे आपको यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो इसमें सब में पी यूज़ हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी नहीं है कि जैसे काफ़ी सारी लाइंस आपको दिख रही हैं तो पूरी लाइंस में हर एक वर्ड जो है वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक लाइन में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं जो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे चार्ली चैपलिन। तो अगर ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं किसी एक लाइन में ये 2 वर्ड्स, तो भी आपका एलिट्रेशन ही बनेगा। तो जब आप ऐसी सिचुएशन किसी भी पोम में देखें तो आप उसमें एलिट्रेशन एज ए पोएटिक डिवाइस मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे जो है ये जनरली बच्चे पोएटिक डिवाइसेस के आंसर्स में बहुत कम मेंशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी पोएट को पोम में कोई ऐसे पर्सन को या किसी ऐसी चीज़ के बारे में रेफ़र करना होता है जो चीज़ अब नहीं होती, जो चीज़ अब एब्सेंट होती है या डेड हो चुकी होती है, या फिर वो चीज़ नॉन ह्यूमन ही नहीं होती, जब उस चीज़ के बारे में बताना हो तो जनरली हम अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आप देखें तो आप अपोस्ट्रोफे एज अ पोएटिक डिवाइस मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, और क्योंकि ये हम लोग जनरल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। इसका मतलब है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जिसे हमने कभी सोचा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, जब ऑडियंस कुछ दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसका उल्टा हो जाए। जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब पुलिस स्टेशन में तो हमारे रक्षक बैठे होते हैं, हमें ये उम्मीद है कि हमारे साथ कभी रॉबरी जैसी सिचुएशन हुई तो वो हमें बचाएंगे। नाउ व्हाट इफ पुलिस स्टेशन में ही रॉबरी हो जाए, तो ये एक आयरनिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ओ भाई, जिन्होंने हमें बचाना था उनके वहाँ तो खुद ही लुटेरे आ गए। तो ये एक आयरनिकल सिचुएशन है। नेक्स्ट इज अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। मतलब पायलट जिसको पूरे टाइम एयर में रहना है, तो उसको अगर हाइट से डर होगा तो ये बहुत आयरनी है ना, उल्टी बात है, ऑपोजिट चीज़ है, ये ऑपोजिट सिचुएशन है। एंड दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है तो इसे हम आयरनी बोलते हैं। वेरी नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर बहुत ही ईजी है, मतलब सीधी सादी बात, कंपैरिजन जनरली होता है ना हमारे साथ भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, उस चीज़ को रिलेट करने को हम मेटाफर बोलते हैं। मेटाफर बहुत आसान एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, जैसे द फील्ड एंड क्लाउड आर लवर्स। मतलब फील्ड और क्राउड को यहाँ पे लवर बताया गया है, उन्हें कंपेयर किया गया है, दैट विच वन इज़ द बेटर लवर। ओके, तो जब भी आप ऐसा कोई कंपैरिजन कहीं पे भी देखते हो तो आंख बंद करके वहाँ पे मेटाफर लिखाओ। ओके, नेक्स्ट इज सोनेट। सोनेट जनरली बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं क्योंकि ये आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है। सिंपली मीन्स कोई भी ऐसी पोम जो 14 लाइंस की होती है, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम यूज़ की गई हो। अब देखो, बार बार राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से यूज़ की गई हो तो उसे हम सोनेट बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आप देख लो कि 14 लाइन्स हैं, वो राइमिंग स्कीम भी बड़ी टिप टॉप है, बहुत अच्छे से राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, तो वहाँ पर आप सोनेट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओनोमैटोपिया। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में, तो प्लीज़ बी अवेयर जहाँ पे भी आप कुछ साउंड्स देखते हो। जनरली ये जो ओनोमैटोपिया पोएटिक डिवाइस है ये आता है उन पोएम्स में जहाँ पे एनिमल्स से रिलेटेड बात होती है। 10th क्लास के कोर्स में 2 पोएम्स हैं टाइगर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे ओनोमैटोपिया बहुत अच्छे से लग सकता है। वहाँ पे साउंड्स, एनिमल साउंड्स के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है। एंड जनरली कोई भी साउंड जो किसी भी चीज़ की साउंड हो, उस चीज़ का ओरिजिन, उन साउंड्स को ओनोमैटोपिया बोलते हैं, जैसे हिस साउंड, बीप,
क्रूक, ओके। एंड बहुत सारी ऐसी साउंड्स है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्रंच, चैटर, हूट। जब इन साउंड से वर्ड्स बनाए जाते हैं और उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में पुट किया जाता है, जो पोम में ऐसा होता है, वहाँ पे ओनोमैटोपिया एज ए पोएटिक डिवाइस आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। ओनोमैटोपिया के कुछ नॉर्मल वर्ड्स भी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो, ओके, बूम, स्प्लैश, ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी ओनोमैटोपिया के ही एग्जांपल्स हैं, क्योंकि साउंड्स है ना, साउंड से रिलेटेड है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप देखो अपनी पोम में, तो वहाँ पे आप ओनोमैटोपिया एज अ पोएटिक डिवाइस मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमिली। अभी हमने ऊपर मेटाफर के बारे में पढ़ा था, तो मेटाफर और सिमिली को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेटाफर का मतलब होता है कंपेयर करना, सिमिली का मतलब होता है रिलेट करना, लिंक करना। जैसे अगर मैं बोलूँ रेड एज रोज शी इज़, मतलब वो लाल गुलाब की तरह है बिल्कुल। मैंने कंपेयर नहीं करा, मैंने ये नहीं बोला कि गुलाब अच्छा है और वो अच्छी नहीं है, या वो अच्छी है और गुलाब अच्छा नहीं है। नो, मैंने ये बोला है कि वो गुलाब की जैसी ही है, ठीक है। तो मैंने रिजेंबल किया है, मैंने ये बताया है कि वो उसकी तरह है, ऑल राइट। जैसे वो कोई ऐसा कहें दैट यू लुक जस्ट लाइक अ मूवी स्टार, ठीक है ना, तो उन्होंने ये बोला है कि मूवी स्टार जैसे दिखते हो, ये नहीं कहा है कि आपको ये कंपेयर नहीं किया है कि मूवी स्टार अच्छा है या नहीं, ऑल राइट। तो जब भी हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जिसमें हमें रिजेंबल किया जाता है, लाइक बोल के, एज बोल के, तो वो सिमिली होता है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। बहुत इजी है ये, आप इसके नाम से निशानी लगा सकते हो। पर्सन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है या कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें पर्सन्स की क्वालिटी के साथ रखा जा रहा है, उनमें पर्सन की क्वालिटी डालकर बताया जा रहा है उन्हें, तो वो उन्हें मतलब उन्हें पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप पर्सोनिफिकेशन लिख सकते हैं। मतलब किसी भी एनिमल और ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन्स की क्वालिटीज़ में रखना। जैसे द स्टार्स विंग्ड एट मी, अब स्टार्स कैसे विंक कर सकते हैं, तो ये ह्यूमन की क्वालिटी है, ये स्टार के साथ लगाई गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, इसका मतलब हम स्टार को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं। काफ़ी ऐसी पोम्स हैं 10th क्लास की, सॉन्ग ऑफ द रेन, मिरर, जिनमें पर्सोनिफिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, द अर्थ लाफ्ड ग्रीन इनटू द एयर। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कभी किसी ने अर्थ के हंसने की आवाज़ सुनी है, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अर्थ में वो वाली क्वालिटीज़ नहीं है ना जो ह्यूमन बींग्स की हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब अर्थ को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ देते हैं तो वो होता है पर्सोनिफाई करना। इसका जो आपको स्क्रीन पे एग्जांपल्स दिख रहे हैं उसका लास्ट एग्जांपल आप देखिए, आई कैन सी दैट न्यूज़ ट्रैवल्स क्विकली। अब न्यूज़ के पैर होते हैं क्या, न्यूज़ कैसे ट्रैवल करेगी, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है, न्यूज़ को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ दी जा रही हैं। जब ऐसा होता है तो वहाँ पे आप पर्सोनिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। बहुत आसान है ये, इसकी भी आप नाम से ही निशानी लगा सकते हो। सिंपल मतलब है जब हम किसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, जब पोएट हमें किसी भी पोम में ऐसा बोलता है कि आप इमेजिन करो, ये बहुत आसान तरीका होता है। अभी मुझे आपको कोई सीन समझाना है, मैं आपको बोलूँ जस्ट क्लोज योर आइज, सोचो ज़रा, काले बादल छा गए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, आप अकेले हो, है ना, यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग। तो ये होता है इमेजरी। जब किसी भी पोम में आपको ऐसी सिचुएशन आगे डिपिक्ट की जाती है जिससे आपको कंसेप्ट इजीली समझ आ जाए और आप इमेजिन करके समझ जाओ, तो वो इमेजिनेशन को इवोक करने को हम जो पोएटिक डिवाइस देते हैं वो है इमेजरी, ऑल राइट। जनरली कोई भी ऑथर या कोई भी पोएट जो है वो अपनी पोम में इमेजरी को यूज़ करता है तो वो हमारी सेंसेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, फील कीजिए आसपास वो है, काले बादल छा गए हैं, हवा चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपकी सेंस के ऊपर अटैक कर रही हूँ। ऐसे ही मैं कोई भी चीज़ आपको इमेजिन करने को बोलूँ कि देखो आपके सामने रसगुल्ला है, बहुत टेस्टी टेस्ट है ना, तो वो सब चीज़ें जो है मैं आपकी स्मेल, आपके टच, आपके टेस्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर अटैक कर रही हूँ, तो वो सब इमेजरी में आ जाता है। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। बहुत आसान है ये, जब कोई भी वर्ड एक लाइन में, पूरी लाइन जो है बार बार पोम्स में रिपीट होती हैं तो उसे रिपीटिशन हम बोल देते हैं। इसकी निशानी आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और जनरली ये स्कूल लाइफ में सबने किया होगा, है ना। आई हैव नॉट बॉट माई नोटबुक, बार बार टीचर लिखने को कहती थी, एंड आई विल डू माई होमवर्क। जब रिपीटेडली ये सब लिखना पड़ता है हमें, तो इसका मतलब है ये सेम लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो जब ऐसी कोई सेम लाइन पोम में बार बार रिपीट होती है उसे हम रिपीटिशन बोलते हैं, एंड दिस इज वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। नाम देख रहे हो आप, हाइपर मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, सीधा साधा है, आप ध्यान रख सकते हो नाम से ही। हाइपर हो जाना, किसी चीज को एग्जैगरेट करना, तिल का ताड़ बनाना, वो चीज़ ऐसी नहीं थी उसे बहुत बड़ा कर देना जिससे अगर वो बैड है तो वो वर्स्ट दिखे सबको, ठीक है, तो इसे हाइपरबोल बोलते हैं। ये एक आर्ट होती है एग्जैगरेशन की, ये सबसे बिगेस्ट पोएटिक डिवाइस होता है और इसका जो एम्फेसिस होता है वो बहुत लंबा जाता है, इसीलिए बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को यहाँ पे बोला जाता है। जैसे क्या मतलब, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, नहीं बाबा कैसे हो सकता है, कुंभकर्ण भी नहीं सोता था। तो ये चीज़ है ना कि हमने चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से एक आपकी स्क्रीन पर है, शी क्राइड सो लॉन्ग
दैट शी मेड अ लेक। ऐसा हो सकता है कभी कोई लड़की इतना रो सकती है कि वो लेक बना दे? नो, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोला है, सो दिस इज हाइपरबोल। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों की एक पोम है ओजीमैंडियास, उसमें बोला गया था ना, माई नेम इज ओजीमैंडियास, आई एम किंग ऑफ किंग्स। तो ये जो किंग ऑफ किंग्स है ना, यहाँ पे हाइपरबोल का यूज किया गया है, जहाँ बढ़ा चढ़ाकर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब है जब हम किसी भी पोम के किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं कुछ पास्ट इवेंट से, या हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट से या कल्चरल इवेंट से रेफरेंस लेकर आपको वो चीज़ समझा रहे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं उसकी, या फिर हम आपको सजेशन दे रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट या कल्चरल इवेंट या पॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड, तो उसे हम एल्यूजन बोलते हैं। एल्यूजन जनरली वो बात होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1947 के वॉर के बारे में किसी पोम में बताया, बट मैंने आपको उस पोम में वो पूरा का पूरा 1947 का वॉर एक्सप्लेन तो नहीं किया ना। तो जब मैंने वो आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस वहां दे दी तो वहां पे एल्यूजन आ गया। अब वहां पे उस वॉर को मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो जनरली जहां पे एल्यूजन अप्लाई होता है जिस भी पोम में, वहां पे जो रेफरेंसेस होती हैं, दे रेफरेंसेस ऑलवेज रिमेन अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि उनकी वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मैं सिर्फ वो रेफरेंस आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप ये सिचुएशन समझ जाओ। ऑलराइट, तो जब भी किसी भी पोम में आप ऐसा देखो तो वहां पे एल्यूजन यू कैन यूज एज अ पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा का क्या मतलब होता है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स का मतलब है जो बार बार, जैसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जो रिपीटेड लाइन्स हैं, इन लाइन्स में कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, फार टू नर्वस, फार टू टेंस, तो इसका मतलब फार टू ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पे एनाफोरा है। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, रीच फॉर अ लीफ, रीच फॉर अ क्लाउड, रीच फॉर अ स्काई ऑफ ब्लू। ठीक है, तो इसमें रीच फॉर अ बार बार रिपीट हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, सो दिस इज एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। बहुत ज़्यादा इन है ये भी आज के टाइम पे, काफ़ी पोम्स में आता है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसे नाउन के साथ यूज़ किया गया है, बट एक्चुअली में वो जो एडजेक्टिव है वो किसी और नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका? जैसे सेंटेड शेड। अब जो सेंटेड शेड है, इसका मतलब ये है कि वो जो छाया है पेड़ की, वो छाया में सेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट ट्री। वो ट्री है जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास सेंट जैसी फ्रेगनेंस है। ऑलराइट, द शेड इज़ नॉट सेंटेड। तो यहाँ पे जो सेंटेड वर्ड यूज़ हुआ है वो शेड के लिए नहीं है, वो ट्री के लिए है, बट वो यूज़ हुआ है शेड के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफर्ड एपिथेट आप लगा सकते हो, जैसे स्लीपलेस नाइट। ओके, तो स्लीपलेस एडजेक्टिव इज बेसिकली नॉट बीइंग यूज्ड हियर फॉर नाइट। ठीक है, हैप्पी मॉर्निंग, ये सब एग्जांपल्स आप देखिए, केयरलेस मैच, स्कॉर्नफुल आई, वियर्डी रोड, वाइड आई अमेजमेंट, ये सब जो आगे वर्ड्स यूज हुए हैं ना, वाइड आई, वियरी, स्कॉर्नफुल, केयरलेस, ये सब जनरली वर्ड किसी और चीज़ के लिए यूज हुए हैं। और यहाँ पे ये मैच के साथ, अब केयरलेस मैच, केयरलेस क्या मैच केयरलेस हो सकता है? ऑब्वियसली खेलने वाले खिलाड़ी केयरलेस है ना, तो केयरलेस उन प्लेयर्स के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, मैच के लिए नहीं। तो जब किसी और नाउन के लिए यूज होने वाला एडजेक्टिव किसी और नाउन के साथ लगा दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफर्ड एपिथेट आप मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पोएटिक डिवाइसेस बहुत क्लियर हो गए होंगे। और भी काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, बट क्योंकि आप लोगों के लेवल तक इन्हीं पोएटिक डिवाइसेस का अच्छे से यूज़ होता है, इसीलिए मैंने इन्हें उठाया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी सजेशन होता है वीडियो को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी नोट्स या ऐसी कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी फर्दर क्वेश्चन या चीज़ के लिए आप जो भी आपका कमेंट या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिनसे आपके बोर्ड्स, आने वाले काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ कोऑपरेट, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ शो योर लव एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।